अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ टॉक में मैं आपकी मेज़बान अर्सला ताहिर। और जैसे कि नाम से जाहिर है, ये प्रोग्राम हेल्थ के हवाले से, हमारी और आपकी सेहत के हवाले से इस पर बात होती है। और जो वो बड़े बूढ़े कहते हैं ना जी, जान है तो जहान है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, तब तक आप ज़िंदगी को इंजॉय नहीं कर सकते। अच्छे बुरे हालात जो कुछ भी हो, आप ना पार्टीज़ इंजॉय कर सकते हैं ना कुछ भी, इवन के रिश्ते भी इंजॉय नहीं कर सकते। तो सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी सिलसिले की ये एक और कड़ी, यानी कि आज का एपिसोड। आज भी हम बात करेंगे आपके और हमारे घरों में जो उठने वाले मसाइल होते हैं। ज़ाहिर है हमारे घर में बुज़ुर्ग भी है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो न सिर्फ बुज़ुर्ग बल्कि बच्चों में भी पैदा हो जाते हैं, और हम बड़े हैरान और परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। ये सेहत तो सिर्फ सेहत की ख़राबी तो हम सिर्फ एक सर्टन एज तक ही एक्सपेक्ट करते हैं कि इस एज में पहुंचेंगे तो सेहत की ख़राबी हमारे जहन में बनी हुई होती है। लेकिन अब कुछ हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है, कुछ खाना पीना ऐसा हो गया है, सब कुछ इसमें हम अगर करें तो इंक्लूड होता है। उसके बाद होने ये लगा है कि जो छोटे बच्चे भी हैं या कम उम्र लोग भी हैं, वो भी मुख्तलिफ शिकायत जो है वो लेकर हॉस्पिटल में आपको नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा रश आपको हॉस्पिटल्स में नज़र आता है, और हम चाहते हैं कि इस रश को कम किया जाए और आपकी और हमारी सेहत के हवाले से बात की जाए। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करें, बहुत ज़्यादा लोगों को, मुझे ऐसा लगता है, अच्छी तरह उसकी अवेयरनेस नहीं है। वैसे तो हमें यूँ लगता है कि ज़रा हड्डियों में कुछ काम नहीं कर रहा है या हाथ सही से मूव नहीं कर रहा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ ऑर्थोपेडिक की, और सॉरी मैं बात कर रही हूँ जी फिजियोथेरेपी की। और होता ये है कि ज़्यादातर इसको जो हम एसोसिएट करते हैं ना फिजियोथेरेपी को, वो मोस्टली होता है कि हाथ में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, चला नहीं जा रहा है, वज़न नहीं उठ रहा, तो इसका मतलब है कि हमें फिजियोथेरेपी की तरफ जाना है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इसके अलावा क्या क्या कुछ है, आज ये हम सब जानेंगे डॉक्टर मोहम्मद मेहरान हैदर से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आपने टाइम निकाला। और बड़ा सीरियस टॉपिक है ये, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि पहले तो पता चले लोगों को फिजियोथेरेपी है क्या, तो गलत नहीं होगा, है ना? जी बिल्कुल। तो पहले तो आप मुझे यही बताएंगे, व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी इज एक्चुअली नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम मेडिसिन के बगैर ट्रीटमेंट करते हैं एक्सटर्नली। अच्छा, सही। बॉडी के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि जो प्रॉब्लम के साथ हमारे पास पेशेंट आया है उसको बैक टू नॉर्मल लेके आया जाए। ओके। बैक टू नॉर्मल मींस रिहेबिलिटेट करें उसको। रिहेबिलिटेट जब पेशेंट होगा वो अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरफ आएगा, दैट इज़ कंसिडर्ड इन फिजियोथेरेपी। ओके। फिजियोथेरेपी में बेसिकली हम पेशेंट को फ्रॉम वर्स टू नॉर्मल लेके आते हैं। ठीक। ये हमारा बेसिक गोल होता है, जिसमें हम पेशेंट की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर भी काम करते हैं। इन केस उसका मसल शॉर्ट है तो उसको स्ट्रेच करके उसको बैक टू नॉर्मल लेके आते हैं। इन केस उसको कोई वीकनेस आ रही है तो उसके ऊपर काम करते हैं। सही। फॉर सपोज मसल स्पैज़म के साथ पेशेंट आए, मोस्टली अगर देखा जाए तो पेशेंट जो है उनको सर्वाइकल मूव नहीं हो रहा होता है, इनके उनकी गर्दन जो है वो कहते हैं मेरी गर्दन अटक गई है या मेरी कमर अटक गई है, तो उनको स्पैज़म आ जाता है। तो स्पैज़म की वजह से हम जो है उसके ऊपर जो है ना स्पैज़म ब्रेक करते हैं मल्टीपल टेक्निक्स यूज़ करके। तो उनको ब्रेक करके जब पेशेंट नॉर्मल पे आता है, और ये इनके इफेक्ट्स बहुत अर्ली नज़र आते हैं आपको। जब वो इफेक्ट्स नज़र आते हैं, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आता है या अपनी नॉर्मल डेली रूटीन पे वापस आता है, तो ये सब फिजियोथेरेपी में आता है। सही। डॉक्टर साहब, बहुत आसान ज़बान में हम इसलिए बात करेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हमें सुन रहे होते हैं जिन्हें बहुत सारी मेडिकल की टर्म्स नहीं पता होती, उन्होंने आपकी तरह पढ़ा नहीं होता। व्हाट इज स्पैज़म जो आप बता रहे थे, उसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर दें, बड़ा अच्छा हो जाएगा। देखिए, स्पैज़म बेसिकली जो इन सिंपल वर्ड्स में कहूँगा, जो आपके मसल्स हैं या पट्टे हैं उनका खिंच जाना या फिर उसके ऊपर लोड ज़्यादा आ जाना, जिसकी वजह से वो अपनी जो है एक्टिविटी परफॉर्म ना कर पाए। यानी कि जो अपना मसल का काम है, फॉर सपोज कि गर्दन को मूव करने वाला मसल यहाँ पे आके रुक गया, तो उसके ऊपर लोड आ गया, उसके ऊपर जो खिंचाव आ गया, तो दैट इज़ कॉल्ड स्पैज़म। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये स्ट्रेस वाली कंडीशन में भी हो जाता है, या ये किसी वेट की वजह से, जैसे आपने कहा कि वेट उठा लिया, या स्लीपिंग पॉस्चर की वजह से, या स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है? जी बिल्कुल, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेस में ये है कि आपके ब्रेन के ऊपर जब लोड, स्ट्रेस में ब्रेन पे लोड आ रहा है, सही। तो ब्रेन की तरफ से जब मसल के पास सिग्नल नहीं आएंगे, तो और सिग्नल ना आने की वजह से ब्रेन जो है अपनी एक्टिविटी परफॉर्म जो है ना प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा, कि हमारा डबल जो है प्रॉब्लम्स की वजह से हम जा रहे हैं, यानी कि हम स्ट्रेस में भी हैं और हम अपनी एक्टिविटी भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सही। तो वो स्ट्रेस की वजह से मसल्स इफेक्ट होते हैं, मस्कुलर पेन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें ज़्यादातर लोग यंग होते हैं या एज वाले लोग आते हैं, या अब ऐसा होने लगा है कि छोटे छोटे बच्चे और कम उम्र लोग भी आने लगे इसी प्रॉब्लम के साथ? जी बिल्कुल, ये फिजियोथेरेपी सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि फिजियोथेरेपी इज़ फॉर ऑल एज ग्रुप्स, यानी कि हर उम्र के लिए, किसी एक ख़ास एज ग्रुप के लिए नहीं है फिजियोथेरेपी। जिसमें बच्चे भी हैं, मिड एज वाले भी हैं, अडल्ट्स भी आते हैं,
ओल्डर वंस भी आते हैं, तो इस फिजियोथेरेपी का रोल हर एज ग्रुप में है। हर एज ग्रुप में है, सही। रीज़न क्या हो सकते हैं? बहुत सारे मल्टीपल रीजंस। सबसे पहला जो अगर देखा जाए मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन से, तो जो फिजियोथेरेपी के अंदर जो बैड पोस्चर है, बैड पोस्चर, राइट। यानी कि आपका चलने का स्टाइल गलत है फॉर सपोज, और बैठने का स्टाइल गलत है। अगर वज़न उठा रहा है कोई, ख़ास तौर पे बच्चों से, मैं बच्चों से स्टार्ट करता हूँ, तो बच्चों का बैग है, स्कूल का बैग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बच्चों का बैग अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन नहीं है, सही। तो वो बच्चों का बैग बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होता है। फिर उसके बाद बच्चे जो हैं जिस सीट पे बैठते हैं, वो उनके पोस्चर के हिसाब से डिज़ाइन ही नहीं होती। अच्छा, सही। काफ़ी सारी, अगर आपने देखा हो कि बच्चों को, जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो स्कूल में वो लोग, उनकी पोस्चर ऐसा होता है कि वो अपनी जो टांगे हैं वो ज़मीन पे लगा ही नहीं सकते, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो इतनी हाइट पे चेयर होती है। राइट, राइट। फिर उसके बाद अडल्ट्स में आ जाएं या मिड एज ग्रुप में आ जाएं, तो उनका भी पोस्चर ख़राब होने के पीछे रीज़न क्या है? ज़्यादातर मोबाइल यूजेज आजकल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऑनलाइन स्टडीज़ हैं, तो उस वजह से हम ये कोशिश करते हैं, इंक्लूडिंग आवर सेल्व्स टू। ये मैं कहने वाली थी, ये प्रॉब्लम तो बड़ों के साथ भी है। जैसे अभी हम जिस तरह से बैठे हैं, बैक को कहते हैं स्ट्रेट रख के बैठा जाए, है ना, जो कि नॉर्मली देखा जाए तो मुश्किल है बैठना, क्योंकि या शायद हमें आदत नहीं रही है, हमें आदत ऐसे रही है बैठने की, तो वो इस तरफ आना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और ये मेरे ख्याल है स्कूल से ही चल रहा है। ये हमारे मसल्स इस चीज़ पे ट्रेन हो चुके हैं, कि हम अगर आप स्ट्रेट बैठेंगे ना, तो हमें लगेगा कि हम गलत पोस्चर में बैठे हैं, इवन तो वो पोस्चर ठीक है। अब हम झुक के बैठेंगे, तो झुक के बैठने का मतलब है कि हम अपने मसल के ऊपर ओवर एक्टिविटी या ओवरलोड कर रहे हैं उसको, जिसकी वजह से वो हमें इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। सही। फिर उसके बाद जब लैपटॉप्स और मोबाइल का यूजेज है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम होगी, खास तौर पे पोस्ट कोविड। बिल्कुल। तो वो ज़्यादातर लोग घर में रहने को प्रेफर करते हैं, वहीं पे गेम्स हो रही हैं, वहीं पे मोबाइल पे ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही हैं, तो वो बहुत ख़राब पोस्चर है। फिर उसके बाद आप आ जाएं थोड़ा सा ऊपर की एज ग्रुप में, जैसे ऑफिस वर्कर्स हैं, बैंकर्स हैं, तो वो उनका ज़्यादा देर बैठने की वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। वो बैठने की वजह से जब उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, तो उनका बैक इफेक्ट हो रहा है, फिर उसके बाद उनके जो है सर्वाइकल इफेक्ट हो रहा है, उनके जो है फुट, ये इफेक्ट हो रहे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर करना है। ओल्ड एज ग्रुप में फिर अलग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो तो जाहिर है, वो उसकी एज की डिमांड है, मेरा एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सही। डॉक्टर साहब, ऐसी कोई चीज़ आप लोग नहीं इन्वेंट करते कि बैक पे कोई ऐसी चीज़ लगी हुई हो कि इंसान सीधा बैठा रहे? मेरे अब्बा कहते थे कि मेरा दिल चाहता है कि बैक पे ना तुम लोगों की लकड़ी मैं रख दूं ताकि तुम लोग सीधे बैठो, उनको बड़ा बुरा लगता था। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बट इनिशियली प्रैक्टिस के लिए आप कोई ऐसी बेल्ट, कोई ऐसी चीज़, ताकि इंसान यूज टू तो हो जाए ना। अब अभी हम लोग वो हैं, थोड़ा सा डांट पड़ती है तो सीधे हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाए तो उसके बाद समझ में आता है अच्छा हम यहाँ गलत थे। तो कोई ऐसी चीज़ आप लोगों ने नहीं इन्वेंट की कि बैक पे ऐसे लगा ली जाएगी कुछ अरसे, उसको आप ट्रीटमेंट का पार्ट कर लें? ऐसा हो सकता है या है? जी है तो ज़रूर बताइए। बिल्कुल है। अब देखें, जैसे फॉर सपोज सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स के साथ कोई आता है, उसका सर्वाइकल के कर्व वगैरह का प्रॉब्लम है, तो हम उसको सर्वाइकल कॉलर की तरफ रिकमेंड करते हैं। उसके बाद अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया है पॉस्चरल इश्यूज़ के साथ, तो पॉस्चरल बेल्ट आता है एक, जो कि डिज़ाइन हुआ है अर्गोनॉमिकली, तो पॉस्चरल बेल्ट हम रिकमेंड करते हैं। कोई लंबर के प्रॉब्लम्स के साथ आया है तो उसको हम लंबोसेक्रल कोर्सेट भी रेफ़र करते हैं। तो यही चीज़ें जो है ना, ये अलग अलग पोजीशंस और अलग अलग सेगमेंट्स के बेल्ट्स हैं। सर्वाइकल का अलग है, थोरेसिक का अलग है, लंबर का अलग है। सो इन अलग अलग चीज़ों की वजह से, क्योंकि ये देखें ये टेम्परेरी हैं, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इनका। अच्छा। परमानेंट सोल्यूशन के लिए आपको अपनी एक्टिविटी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। अपने आप को, जब तक आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करेंगे, आप अपनी बैक टू नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे नहीं प्रॉपरली आ सकते। सही। यानी कंडीशंस अगर ये फेस कर रहे हैं, फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं। जी। बिफोर दिस आप ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है? देखें, बिफोर दिस नहीं आई है, क्योंकि देखें यहाँ पर हमारे जो फील्ड है या हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें अगर देखा जाए ना, तो जब तक हमें कुछ हो नहीं जाता ना, तो हम उसके जो है ना वो प्रिवेंटिव मेयर्स पे नहीं जाते। हम कहते हैं पहले होगा तो फिर हमने प्रिवेंटिव मेयर्स पे जाना है। बिल्कुल। सो अगर हम पहले ही उन चीज़ों को प्रिकॉशनरी तौर पे जो है ना उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। कि अपने पॉस्चर को अच्छा रखें, ठीक है, अपनी डाइट को प्रॉपर रखें, हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी पे जाएं, तो दैट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर बीइंग अ हेल्दी सिटीजन। अच्छा, इसमें डाइट का भी हाथ है?
बिल्कुल, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसको। डाइट का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डाइट जितनी आप अच्छी लेंगे और प्रॉपर लेंगे, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ डाइट अच्छी लें जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स अगर आपने अच्छे लिए, फॉर सपोज हम जंक फूड जैसे जिंगर हो गया और ब्रोस्ट हो गया, तो ये इन चीज़ों पर अगर हम फोकस करेंगे या फिर ऑयली चीज़ों पर फोकस करेंगे तो हमारे अपनी जो है ना हेल्थ के ऊपर इश्यूज आएंगे, जैसे कि ऑयली चीज़ें खाने से ज़्यादा आपके कार्डियक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी के ऊपर फैट मास इंक्रीज होने लग जाता है। तो ये जब चीज़ें इंक्रीज होंगी तो आपकी बॉडी की फिजिकली जो स्ट्रेंथ है ना वो प्रॉब्लम में आएगी। फिजिकल स्ट्रेंथ जब इशू करेगी तो बॉडी जो है आपकी कंपनसेट करेगी, कंपनसेट होने की वजह से वो जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अच्छा, क्या फिजियोथेरेपी कुछ ऐसा ट्रीटमेंट है कि नॉर्मल लोगों को जिनको भी प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं वो भी आपके पास आते रहें और पूछते रहें कि क्या उन्हें ज़रूरत है? देखें, फिजियोथेरेपी हर एज ग्रुप के लिए, जिस तरह मैंने पहले बताया, सो सबसे पहली चीज़ ये है कि फिजियोथेरेपी में हमें पेशेंट्स को मैं ज़्यादातर एज ए क्लाइंट बोलता हूँ, क्योंकि वो उससे जो है ना उनकी मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है। बिल्कुल सही। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आपने अपने आप को फिजिकली प्रॉपर रखना है या अपनी असेसमेंट करवानी है, क्योंकि मैं नॉर्मल हो सकता है ना हो, क्योंकि मेरा भी पोस्चर ख़राब हो सकता है, सो हर एज ग्रुप का जो है ना उनको अपने आप को असेसमेंट करवाना पड़ेगा। असेसमेंट के लिए जो है ना लाजमी एक दफ़ा आएँ ताकि जो है आपको प्रॉपर पता चल जाए कि ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो उससे अपने आप को आप बचा सकें। बिल्कुल, ये वाला मिजाज वैसे हम लोगों में है नहीं ना, हम प्रॉब्लम आने के बाद ही डॉक्टर के पास जाते हैं, ये हमारे, लेकिन नॉर्मल इंसान बस आए और चेकअप करवा ले कि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल, स्क्रीनिंग और असेसमेंट आपको जो है ना टाइम बाय टाइम, ज़्यादा नहीं तो एवरी 3 मंथ्स में एक दफ़ा आप करवा लें, ताकि इन केस अगर कुछ लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि फिजिकल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। असेसमेंट फिजियोथेरेपी में मोस्टली रोल ही असेसमेंट का है। सही। क्योंकि मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरे एक टीचर ने मुझे बोला था, एक बात याद रखना कि बेशक से 1 घंटे का सेशन है उसमें 50 मिनट असेसमेंट के ले लो, अच्छा, और 10 मिनट ट्रीटमेंट के ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर प्रॉपर असेसमेंट ना करके ट्रीटमेंट गलत दे देना। गुड। सो मेरा जो प्रॉपर मेन फोकस है वो असेसमेंट पे होता है। जब आपने असेसमेंट अच्छी कर ली, आप डायग्नोसिस पे प्रॉपर पहुंच गए हो, तो आप ट्रीटमेंट अच्छी कर लोगे। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारे असेसमेंट तक मेरे ख्याल पहुंचते ही जब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बल्कि काफ़ी आगे तक पहुंच जाती है। तो ये जो असेसमेंट है ये हर एज ग्रुप का इंसान को चाहिए, छोटे बच्चों को भी लेके आना चाहिए कि इनको भी चेक कीजिए। देखिए, असेसमेंट के लिए अभी जो डॉक्टर ईसा कर रहे हैं वो ये होता है, वो कैंप्स अरेंज कर रहे हैं, सेमिनार अरेंज कर रहे हैं, स्कूल में एक्टिविटीज़ अरेंज कर रहे हैं, ताकि वहाँ जाके हम अवेयरनेस सेशंस दें, लोगों को बताएं कि फिजियोथेरेपी है क्या, आपने अपना पोस्चर कैसे करेक्ट रखना है, इन फ्यूचर आप प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। तो ये डॉक्टर ईसा की बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव है उनका। और उसके अलावा ये है कि असेसमेंट हर एज ग्रुप का डिफरेंट है, हर कंडीशन का अलग है। फॉर सपोज ऑर्थोपेडिक का अलग होता है, मस्कुलोस्केलेटल का अलग है, न्यूरोलॉजिकल का अलग है, कार्डियक का अलग है, जीरियाट्रिक्स का अलग है, स्पोर्ट्स रिहैब का अलग है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग अलग, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी हैं और आपके लिए यकीनन सवाल होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन आपसे करना है। जी जी। ये है कि मेरे कज़न हैं, उनकी 52-53 साल उम्र है, तो गिर गए थे तो उनका सर्वाइकल वाली जगह पे चोट वगैरह आ गई थी, वो तो ठीक हो गया, मतलब ना काफ़ी दिन से वो मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, और लेकिन अभी जो एज सच जो प्रॉब्लम है ना, वो जब बगैर स्टिक के चलते हैं तो ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाते, फिर उन्हें स्टिक का सहारा लेना पड़ता है। कहते हैं, चाहता हूँ कि बैलेंस वो संभाल नहीं पाते। काम काज तो सारा करते ही है, गाड़ी भी चला लेते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, लेकिन स्टिक उनके साथ होती है। और उल्टे हाथ में नमनेस है, और मतलब उल्टे हाथ और पैर में खिंचाव ऐठन बेनतहा होती है, जो कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी एक्सरसाइज काइंडली आप बता दीजिए, और क्या खाने पीने में करना चाहिए कि इससे फ़ायदा हो, क्योंकि ऑपरेशन वाला ऑप्शन तो आप छोड़ दें। अगर कोई ऑपरेशन का कहता है किसी भी चीज़ का, तो आपको पता है ये कामयाब नहीं है और अपने आप को हलाकत में डालने वाली बात होगी। और फीसेस डॉक्टर साहब इतनी ज़्यादा लोग लेते हैं, लोग कहते हैं यार बस मर जाओ तो बेहतर है, ऐसे डॉक्टरों के पास जाओ ही नहीं जो फीस लेकर सब कुछ ही बिकवा देते हैं। तो काइंडली ज़रा मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है ये कि इनको फिजियोथेरेपी के बारे में पता था। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये है कि इनका बैलेंस आउट हो रहा है, इट मीन्स दैट कि समथिंग हैपेंस इन द ब्रेन।
सही। ठीक है, जब भी बैलेंस आउट होता है तो ब्रेन के अंदर एक पार्ट है सेरिबेलम, अच्छा ठीक। वहाँ पे पैथोलॉजी स्टार्ट होती है। सही। और हिस्ट्री ऑफ फॉल बता रहे हैं। उसके बाद वो बोल रहे हैं हाथों में नमनेस आ रही है। तो इनके सर्वाइकल के वर्टिब्रा इम्पेंज किए हैं, जिसकी वजह से नर्व इम्पेंज हुई है, जो पूरे हाथों में उनको जो है ना नमनेस आ रही है। मतलब लेवल होते हैं सर्वाइकल के अंदर जो पूरे इसके अंदर आपके फिंगर्स तक जो है ना वो जिसको कहते हैं कि ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। उसके अलावा बैलेंस इश्यूज कर रहे हैं। सही। तो बैलेंस इश्यूज की वजह से आपका सेरिबेलम के अंदर प्रॉब्लम है। अच्छा। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो है नर्व स्ट्रेचेस करें। नर्व स्ट्रेचेस जो है वो इजीली जो है ना आपको गूगल वगैरह पे मिल जाते हैं। इन केस के आपको जो है ना फर्दर असेसमेंट करनी है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। सही। और दूसरे नंबर पर बैलेंस जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी, बैलेंस की जो एक्सरसाइजेज हैं, जो सेल्फ एक्सरसाइज हैं, जैसे वन लेग स्टैंडिंग हो गया, आप चेयर को होल्ड करके आइज क्लोज कर लें। अच्छा। ये बहुत ज़्यादा बैलेंस में इनका रोल है। फिर उसके बाद सिट स्टैंड एक्सरसाइजेज होती हैं, वो करवाएं। ठीक। उसके बाद जो बैलेंस के लिए साइड वॉक है, साइड वेज वॉक होती है, अच्छा। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बैलेंस उससे बहुत अच्छा आ जाता है। सही डॉक्टर साहब, इसकी हम डिटेल ज़रूर लेंगे। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि जो 55 साल और 60 साल के करीब इंसान जाता है उसके घुटनों में जो गैप है वो आ जाए, उसकी वजह क्या होती है? एक तो ये, और जो गैप आ जाए क्या वो मुमकिन है कि कोई दूर एक्सरसाइज से दूर हो सके? और उसके लिए क्या ये कहेंगे? ये कोई आम सी चीज़ है, चलने में आप देखो हम शहर में बहुत ज़्यादा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, घुटनों में गैप नहीं आ जाता, घुटनों में गैप कम हो जाता है। अच्छा, ये तो आम ख्याल तो यही है कि घुटनों में गैप आ गया। घुटनों में गैप आ जाना मतलब गैप बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो अच्छा साइन है। घुटनों में गैप कम हो जाना ये प्रॉब्लम होता है कि बोन टू बोन आपस में टकरा रही है, जिसकी वजह से पेन आ रहा होता है। सही। तो इसमें जी फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा। अब ये कंडीशन पे डिपेंड करता है ये कौन सी कंडीशन में, इसके ग्रेड्स होते हैं। ठीक है। जैसे 0 ग्रेड का मतलब है कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो। ठीक है। 1 का मतलब होता है माइल्ड पेन। सही। 2 में होता है आपके ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, के बोन के अंदर से पार्ट्स उसके जो है ना छोटे छोटे निकल रहे होते हैं। अच्छा। तो वो आपको पेन कर रहे होते हैं। 3 में वो ऑस्टियोफाइट्स दूसरी बोन में आपस में जो है ना टकराने लग जाते हैं और स्पेस रिड्यूस होने लग जाता है। अच्छा। और 4th जो इसकी स्टेज है उसमें बिल्कुल बोन टू बोन आपस में टकरा जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो दैट इज कॉल्ड नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। सही। तो अब ये डिपेंड करता है कि कौन से ग्रेड पे हैं। तो ग्रेड 0, 1, 2 एंड 3 का स्टार्ट हो तो उसमें फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा। 4 में भी लोग फिजियोथेरेपी की तरफ जाते हैं, बट ये है कि उसमें जो प्रॉपर जो एक रोल होता है वो TKR, टोटल नी रिप्लेसमेंट। ओहो, तो बहुत तो वो जब बोन आपस में कर रही होती है तो वो टोटल नी रिप्लेसमेंट में ग्रेड 4th में जाना पड़ता है। सही। ग्रेड 3 तक हम फिजियोथेरेपी से ये है कि मसल को स्ट्रेंथ देते हैं, सही। मसल की स्ट्रेंथ पे काम करते हैं। ठीक। उस पे जो है स्पेस जो रिड्यूस हो रहा है उसके ऊपर काम करते हैं। सही। क्योंकि मसल की स्ट्रेंथ जितनी अच्छी हो जाएगी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, उतना ज़्यादा जो है ना गैप जो है ना वो उसको कंपनसेट कर लेगा। सही। डॉक्टर साहब, एक कॉलर और हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहिए। मैं शहनाज बात कर रही हूँ। मुझे ये मालूम करना, मेरे गिर गई थी मैं, तो मेरी हड्डी में फ्रैक्चर आ गया, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया था। वो मुझे पहले पता नहीं चला, बाद में वो MRI करवाया तो पता चला और रीढ़ की हड्डी जो है वो टेढ़ी जुड़ गई है। तब उसकी वजह से वो तो अब सही नहीं हो सकती, उसकी वजह से मेरी साइटों में दोनों तरफ जो है बहुत पेन होता है जब तक कोई पेन किलर ना खाऊं। उसकी कोई मुझे एक्सरसाइज बताएं या कोई चीज़ बताएं, मैं क्या करूं? जी डॉक्टर साहब। अच्छा देखिए, हड्डी टेढ़ी जुड़ जाने में ये होता है कि भाई उसमें आपके मसल्स कंपनसेट करते हैं। फॉर सपोज एक जगह है वो बिल्कुल सीधी है, अब उसको अंदर अगर कोई टेढ़ापन आ गया तो वो दूसरे को कंपनसेट करेगा। सही। ठीक, कंपनसेशन की वजह से उनकी किसी जगह से वो कह रही है मेरी दोनों टांगों में दर्द आ रहा है। जी बिल्कुल, तो ज़ाहिर है वो बैलेंस आउट है ना उनका। बैलेंस आउट हुआ है, वो प्रॉपर जो है ना वो अलाइन नहीं हुआ है। इसको कहते हैं मेल अलाइन या मिस अलाइन। अच्छा। तो सही। उसकी वजह से उनका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है और उनको दोनों नर्व इम्पेंज कर रही हैं। नर्व इम्पेंज होने की वजह से वो आपके जो है ना जो लेवल तक इम्पेंज है वहाँ तक पेन रेडिएट कर रहा है। सही। तो इसमें सबसे पहले चीज़ जो है वो होता है मस्कुलर स्ट्रेंथ, मसल की स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। सही। ठीक है, इसमें ब्रिजिंग है, पेल्विक रोलिंग है। ठीक। और डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, क्योंकि जब तक पेशेंट को लाइव असेस ना किया जाए उतने तक ऐसी चीज़ें जो है ना बताई जा सकती हैं, लेकिन असेसमेंट के बाद भी बताएं ना ज़्यादा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई चीज़ फर्दर ऐड करनी पड़े। सही। बट ये है कि बैक के प्रॉब्लम्स में इन केस ब्रिजिंग हम देते हैं, पेल्विक रोलिंग देते हैं,
सही। ठीक है, उसके अलावा हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट जो है ना वो अपने आप को एक्टिविटीज़ में अपने आप को एनरोल रखे। अच्छा। एक्टिविटीज़ में एनरोल रहेगा तो पेशेंट जो है ना अपने आप को हेल्दी फील करवाएगा। अच्छा। मसल जितना एक्टिव है उतना ज़्यादा उसने पेन कम कॉज करना है। सही। तो इसमें फिजियोथेरेपी रोल करती है? अच्छा जी, कि पेन भी कम होगा और उनकी जो नॉर्मल रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो दोबारा वैसे ही शुरू हो जाएंगी? फिजियोथेरेपी बेसिकली पेन मैनेजमेंट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे काम करवाते हैं। ठीक है। तो जित पेन मैनेज करके उसको स्ट्रेंथ पे लेके आएंगे तो फिजियोथेरेपी का इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा आम ख्याल ये है कि फिजियोथेरेपी ज़रा स्लो प्रोसेस है, ऐसा है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि डिपेंड करता है कंडीशन पे। अच्छा। क्योंकि अगर आपके पास मस्कुलोस्केलेटल या ऑर्थोपेडिक कंडीशन के साथ पेशेंट आया है सो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि उसमें बहुत इफेक्टिव और बहुत फास्ट जो है ना आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सही। ठीक है, विद इन 7 डेज भी मिल सकते हैं, 3 डेज भी मिल सकते हैं। ठीक। यानी कि विद इन 1 वीक आपको एक इफेक्टिव रिजल्ट सामने आएगा। सही। बट जहाँ पे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आपको मल्टीपल रेपिटेशंस करवाने होते हैं पेशेंट को ताकि उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आना शुरू हों। सही। क्योंकि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस ब्रेन में होती हैं ज़्यादातर, ब्रेन के थ्रू होती हैं। सही, तो सही। ब्रेन के अंदर से जब हो रही है कंडीशन तो ब्रेन तक वो सिग्नल्स मल्टीपल रेपिटेशंस के थ्रू जब जाएंगे तो वो एक टाइम फ्रेम होता है, टाइम पीरियड होता है। आइदर इट टेक्स 15 डेज, 20 डेज और मे बी मंथ और अ मंथ। जी, ये मैंने, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, उनकी मदर जो है उनको लेके जा रहे थे फिजियोथेरेपी के, वो एटलीस्ट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 3 मंथ्स तक उनका ट्रीटमेंट होता रहा है। बिल्कुल। तो बड़ा लॉन्ग ये प्रोसेस लगा मुझे। न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स जो है ना वो थोड़े से लंबे चलते हैं। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो है वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं, लेकिन जब उनके इफेक्ट्स नज़र आना शुरू होते हैं तो पेशेंट खुद उस चीज़ से सेटिस्फाई होता है कि हाँ मैं इस कंडीशन के साथ आया था और अब मेरा ये कंडीशन है। सही। डॉक्टर साहब, आपसे और भी सवालात करेंगे, यहाँ लेंगे हम छोटा सा ब्रेक और वापस आते हैं जी। और यहाँ पर सिलसिला जारी है। इस वक्त हम बात करें डॉक्टर मेहरान हैदर से और साथ साथ बड़े सारे सवालात हैं हमारे पास आपसे पूछने के लिए। अभी हम बात कर रहे थे कि ज़रा लॉन्ग प्रोसेस है, तो इसमें आपने ख़ास टर्म जो थी मेरे ख्याल न्यूरोलॉजिकल का आपने कहा कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में चलता है। इसके अलावा जो कंडीशन है जैसे ऑर्थोपेडिक, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी थोड़ा लॉन्ग टर्म वाला ट्रीटमेंट है? देखें, ऑर्थोपेडिक कंडीशन जो है वो डिपेंड करता है सिवियरिटी ऑफ कंडीशन पे। अच्छा। कि कितने सिवियर हैं। ठीक है। फॉर सपोज पेशेंट हमारे पास आया है कि उसको ऑर्थोपेडिक, वैसे पहले नंबर पे होता है मस्कुलोस्केलेटल। अच्छा, सही। मस्कुलोस्केलेटल का जिस तरह मैंने बताया कि सर्वाइकल हो सकता है, लो बैक पेन हो सकता है, उसके बाद शोल्डर पेन हो सकता है। अच्छा, सही। उसमें फ्रोजन शोल्डर भी आता है, मल्टीपल टाइप के प्रॉब्लम्स ठीक हैं, है। रोटेटर कफ इंजरीज आते हैं। सही। फिर उसके बाद अगर कोई आपका टेंडन इन्फ्लेम्ड कर जाए, कोई टेंडनाइटिस की कंडीशन हो, मस्कुलोस्केलेटल में आता है। सही। फिर उसके बाद आता है आपके ऑर्थोपेडिक कंडीशन। ठीक है। ये पोस्ट फ्रैक्चर प्रॉब्लम्स होती हैं ठीक है। जिसमें प्लेटिंग्स वगैरह होती हैं या कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है या कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से प्लेट्स लग रही हैं, ठीक। सर्जरी हुई है, तो उसके अंदर मेन प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि आपको फिजियोथेरेपी पे जाना पड़ता है कि वापसी आपको नॉर्मल पे लेके आया जाए। अच्छा। फॉर सपोज सर्जरी हुई है पेशेंट की, नी की सर्जरी समझ लें, जैसे अभी मैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेके चलूँ, सही। नी की सर्जरी हुई है, ऑर्थोपेडिक कंडीशन है, सो उसमें हम पेशेंट को बैक टू नॉर्मल लेके आते हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है हम पेशेंट के मसल्स को इतना ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग करनी है हमने कि वो देखें पेशेंट का नी तो रिप्लेस हो गया है, ठीक है, मसल की स्ट्रेंथ तो वही है जो उसकी वो जहाँ पे था पहले, राइट। हाँ, ठीक सही है। है, बिल्कुल तो अभी हमें पेन के ऊपर काम करना है और उसकी जो है स्ट्रेंथ पे काम करना है। सही। तो वो उसके ऊपर जब काम करेंगे तो इट टेक्स मिनिमम 15 to 20 डेज टू कम बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। अच्छा, ठीक। सही। सो ये ऑर्थोपेडिक कंडीशन जो है ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है, यानी कि ये होता है कि 1 मंथ के अंदर जो है ना वो मोस्टली ये रिकवर हो जाता है पेशेंट। इन केस उसको प्लेट्स लगी हैं या कोई रॉड वगैरह लगी है जिसको आई एम नेलिंग कहते हैं, इंटरमेडनरी नेल। अच्छा, सही। सो उस नेल की वजह से आपका ये है कि जो रेंज ऑफ मोशन है, फॉर सपोज जॉइंट की जो मूवमेंट है, फॉर सपोज जॉइंट ने इतना मूव कर रहा है तो वो जो प्लेटिंग या एक्सटर्नल फोर्स लगी है या एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा है तो उसकी वजह से वो यहाँ पे मूव कर रहा है, इतना आ रहा है। अच्छा, अब सही। इसको यहाँ से यहाँ पे लेके जाना ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम है सही। कि वो टेक्निक्स, मल्टीपल टेक्निक्स यूज करके उसको जब नॉर्मल की तरफ लेके जाएगा तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग कंडीशन होती है क्योंकि पेशेंट को भी पेन फील हो रहा होता है। तो हमें पेन फ्री लिमिट में रहते हुए पेशेंट को बैक टू नॉर्मल लेके आना है। सही। अच्छा, ये है भी ट्रीटमेंट कुछ पेनफुल ट्रीटमेंट है, ऐसा ही है? नहीं, पेनफुल ट्रीटमेंट नहीं, वही मैंने बताया ना, पेन फ्री रेंज में रहते हुए हमें पेशेंट को नॉर्मल में कुछ लेके लोग आना। शिकायत करते हैं कि बड़ा पेन होता है।
अब वो डिपेंड वीक करता होते है, हैं, क्या वजह है? उनकी मसल की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। इनके अच्छा। मसल में स्ट्रेंथ नहीं है या मसल शॉर्टनिंग में गया हुआ है, मसल जो है स्पैज़म में गया हुआ है, अच्छा तो उस मसल को स्पैज़म ब्रेक करते हुए पेशेंट को वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत पेन आएगा, अच्छा, सही वो हार्डली 4 to 5 मिनट्स और मैक्सिमम 10 मिनट्स का। सही। उसके बाद जब आफ्टर एक सेशन लेने के बाद फिजियोथेरेपी का सेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद पेशेंट खुद कहेगा कि वो पेन और अब सेशन के बाद वाले में यानी कि बहुत मेजर डिफरेंस है। सही। जो डिफरेंस होगा वो पेशेंट खुद आपको बताएगा कि मैं सेटिस्फाई होकर जा रहा हूँ। सही। हमारे साथ एक हमारी लास्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आमिर बात कर रहा हूँ। जी आमिर, कहिए। अच्छा, मेरे जो है ना बहुत पट्ठों में और मोरों में शदीद तकलीफ रहती है और बिल्कुल अभी तो सुबह उठता हूँ तो उंगलियां खड़ी हुई होती हैं, हड्डियों में, एक जोड़ों में दर्द होता है, ठीक। बहुत ज़्यादा तकलीफ है घुटनों में, हड्डियों में। इसका कोई इलाज बताएं डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। अच्छा देखिए, सबसे पहले जो मॉर्निंग स्टिफनेस है वो डिपेंड करता है कि हो सकता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो इनकी, जिसकी वजह से विटामिन डी की वजह से उनको बोन्स में पेन आ रहा है। सही। ठीक है, नंबर 1 थिंग इज़ दैट। ठीक है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर इनका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है या प्रॉपर जो है वाटर इनटेक नहीं है, अच्छा, तो इससे भी फर्क है। वाटर इनटेक अगर आपका अच्छा नहीं है ना, तो मसल में आपके जो है ना वो उस तरह की हाइड्रेशन ही नहीं होगी। ये बड़ी आपने की पॉइंट हो गया ये आज का, कि ठीक ठाक मसाइल तो पानी से हल हो रहे हैं। देखिए, अब फॉर सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं एक पौधे की, कि पौधे को अगर पानी लग रहा है तो वो सही है, ठीक है, जब पानी नहीं है उसके पास उसने मुरझा जाना है। बिल्कुल सही। सेम कंडीशन मसल की भी है कि अगर अच्छा। आप पानी अच्छा ले रहे हैं तो मसल के अंदर जो है वाटर कंटेंट ज़्यादा है। अच्छा। जब आपने पानी नहीं पी रहे अच्छा या पानी कम पी रहे हैं तो वो मसल ने भी जो है ना उसने साइज श्रिंक करना है अपना। ओह माय गॉड, ये तो हम हमेशा से जो सुनते आए थे, ये तो सिर्फ इसको एसोसिएट करते हैं मिल्क के साथ। मिल्क, पानी तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। मिल्क का रोल जो है वो बोन के स्ट्रेंथ पे। ठीक है। ठीक है, मसल्स जो है वो आपके जब वाटर इनटेक अच्छा होगा आपका, तो मसल उतना ज़्यादा जाना आपका अच्छा पावर में होगा। गुड। मसल का साइज अच्छा होगा, आपकी एक्टिविटीज़ जो है नॉर्मल होंगी, आप खुद अपने आप को फ्रेश फील करवाएंगे। इसीलिए कहते हैं पानी जितना ज़्यादा पी सकते हैं आप पिएं। सही, ज़बरदस्त बात बता दी। और ये बड़ा आसान इलाज है मेरे ख्याल है। पानी तो हर घर में मौजूद होता है और जितना आप पानी पियेंगे उतना ये सेहत की तरफ भी जा रहे हैं। अच्छा, इनको जो शिकायत है आपने कहा मॉर्निंग स्टिफनेस, इसमें भी क्या लोग आते हैं कि चलें भाई फिजियोथेरेपी कर दें? देखें, सबसे पहले इसमें हम विटामिन डी लेवल चेक करवाते हैं। अच्छा, सही। ठीक है, विटामिन डी लेवल जो है वो अक्सर तौर पे जब पेशेंट धूप नहीं ले रहा या फिर जो है लोग धूप नहीं ले रहे सुबह, खास तौर पे जो फजर के बाद की धूप है, सही। जो सूरज की जो है ना किरण जो सुबह सुबह निकलती हैं, वो आप लें, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास विटामिन डी है। सही। उसमें आप जो है ना 10 मिनट 15 मिनट जाके वॉक कर लें, ठीक है। वो इसके लिए बहुत अच्छा रोल होगा। अच्छा, मॉर्निंग स्टिफनेस मॉर्निंग स्टिफनेस के लिए। दूसरा हमारा वाटर, जो जैसे मैंने बताया वाटर और जो मॉर्निंग वॉक है ये करें। बाकी ये है कि विटामिन डी के जिस तरह दूध वगैरह हो गया या दही वगैरह हो गया ये खाएं, वही प्रोटीन और वगैरह प्रोटीन इंटेक अपना अच्छा करें, ठीक। और विटामिन डी का लेवल अपना चेक करवाएं। इन केस वो कम होता है तो विटामिन डी पे काम करें। अच्छा, पानी के लिए भी हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है ना कुछ समझ नहीं आती। कोई कहता है 12 ग्लास, कोई कहता है 8 ग्लास, कोई कहता है 15 ग्लास, कोई कहता है 16 ग्लास, यहाँ तक मैंने सुना। उसके बाद कहते हैं अगर ज़्यादा पी लिया तो नई नई प्रॉब्लम्स और शुरू हो जाएंगी। तो एक बिल्कुल एक होता है ना, बिल्कुल ये बस ये रेंज है, इससे ज़्यादा ना पिए, इससे कम ना पिए, वो आप ज़रूर बताएं जो हमारे मसल्स के लिए अच्छा हो। देखें, पर डे आपको 12 to 14 ग्लास ऑफ वाटर एक हेल्दी अडल्ट के लिए जो है ना एवरेज 12 to 14 ग्लास वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आपने बात की है हेल्थी अडल्ट के लिए, है ना? अगर बच्चों में भी सब ये एवरेज सबके लिए है? नहीं, बच्चों के लिए अब देखें इसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा, जैसे हो जाएगा 8 to 10 ग्लास हो गया, यानी कि डिपेंड करता है उसकी एज के ऊपर। यानी कि हेल्दी अडल्ट का मतलब है कि 18 साल से लेके 50 साल तक। सही है। तो ठीक ये उम्र के लोगों के लिए 12 से 14 ग्लास इम्पॉर्टेंट है। सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम न्यूरोलॉजिकल के हवाले से भी थोड़ा सा हमें फिजियोथेरेपी का रोल इसमें भी बता दें। देखिए, Explain कर दें। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं क्या। ठीक है। सबसे पहले स्ट्रोक, फालिज, अच्छा। ठीक है, पार्किंसंस डिजीज़, सही। मोटर न्यूरॉन डिजीज़, ठीक। ठीक है, ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से आपके पास पेशेंट आता है। ठीक है। ठीक है, कॉमनली स्ट्रोक होता है तो उसमें असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वो इस्केमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है, अच्छा, सही। कि वो आइदर ब्लॉकेज की वजह से हुआ है या आर्टरी बस्ट होने की वजह से हुआ है। अच्छा, सही। ठीक है, ब्लॉकेज की वजह से हुआ है फिर तो फिजियोथेरेपी का उसमें बहुत, हेमरेजिक में भी बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन ब्लॉकेज में जितना रोल है इस्केमिक में उसमें
पेशेंट के अंदर एक रिकवरी फेज जिस तरह नज़र आएगा टाइम बाय टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमरेजिक स्ट्रोक में पेशेंट जो है वो उसका रिकवरी रेट इतना ज़्यादा नहीं है जितना इस्केमिक में होता है। अच्छा, क्योंकि ब्लड का जहाँ पे सप्लाई कम हुई है तो वो उस एरिया को इफेक्ट करेगा। अच्छा, सही, इसमें ठीक, आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। सही। ब्रेन के अंदर है। ये जो मेडिकल टर्म्स फील्ड से जिनका ताल्लुक है उनको इजीली समझ आ जाएगा। आप आसान जबान में समझाएं कि आसान- हर किसी को समझ आ जाए। तो है ना, एक आम इंसान को, एक आम आदमी को जिसको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, उसको हमें अवेयरनेस देनी है, तो उसको जितना आसान कर सकते हैं उस अंदाज में समझाएं। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब स्ट्रोक होता है तो सबसे पहले वो उसको वीकनेस फील होगी। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद वो असेसमेंट के लिए जाता है न्यूरोलॉजिस्ट के पास या न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन जाएंगे उनके पास, वो उनके टेस्ट वगैरह करवाएंगे, वो लिखेंगे रिकमेंडेड फॉर फिजियोथेरेपी। ओके, सही। ठीक है, अब हमें जो सबसे पहला काम होता है ना, पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में उसको आउट ऑफ बेड करना है। अच्छा, सही। यानी कि पेशेंट वो होते हैं कि भाई इनको फालिज का अटैक हो गया है तो इनको बेड पे डॉक्टर ने रहने का कहा है, तो उन्होंने ये डॉक्टर के कहने का मतलब है कि बेड पे रहें, वो अपनी एक्टिविटीज जो उनकी हैं वो थोड़ी सी कम कर दें। डॉक्टर के कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने थ्रू आउट बेड पे ही रखना बिल्कुल है, बेड पे रहना, यही समझ आया। हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है उसको पेशेंट को अपने नॉर्मल रूटीन पे लेके आना है। ठीक है। पेशेंट को जितनी वो एक्टिविटीज हैं उसकी, बेशक से वो दिन में अगर 10 आउट ऑफ 10 कर रहा था तो आफ्टर स्ट्रोक वो अगर फॉर सपोज वो 0 कर रहा है, सही। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट का इनिशियल जो गोल होगा वो उसको 5 तक लेके जाना है विद इन 1 मंथ, कि वो 1 मंथ में उसको इतना करना है उसने पेशेंट को कि वो अपनी 5 एक्टिविटीज खुद से परफॉर्म करे। अच्छा, ठीक, जबरदस्त। स्ट्रोक का अटैक होने के बाद मैं एक बहुत कॉमनली बात है जो मैं बता रहा हूँ, जिस साइड का स्ट्रोक होता है, फॉर सपोज लेफ्ट साइड का स्ट्रोक है, तो उस साइड से पेशेंट्स को कभी भी होल्ड करके ना उठाएं। इससे आपने अगर सुना हो कि इसको फालिज का अटैक हुआ था, उसके बाद इनका कंधा निकल गया, जी 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 जी, तो वो बिल्कुल। कभी भी ना करें क्योंकि उसमें मसल वीकनेस में होता है, बिल्कुल। लिगामेंट बिल्कुल आपके लेग्स होते हैं। तो सही। जब वो प्रॉब्लम में है पेशेंट, तो आपने उसको उसी साइड से पुल उसी करके साइड से उठा उठा लिया, लिया, सही। तो वो शोल्डर उसका जो है ना डिसलोकेट हो जाएगा, वो यानी कि जो अच्छे की तरफ जा रहा होगा वो और वर्स की और तरफ चला माइनस हो जाएगा। जाएगा, बिल्कुल तो सही। एक ये, दूसरे नंबर पे एक छोटी सी चीज़ और है कि जिस तरफ का स्ट्रोक हुआ है पेशेंट को, फॉर सपोज लेफ्ट साइड का स्ट्रोक है, तो पेशेंट के जो रूम की एंट्रेंस है, फॉर सपोज डोर है, ठीक है, वो लेफ्ट साइड पे ही करें, क्योंकि वो जब भी कोई आएगा या जाएगा पेशेंट वो लेफ्ट साइड पे मूव करके देखेगा उसको, बिल्कुल तो सही। वो उसकी ऑटोमेटिकली एक्टिविटीज और ब्रेन की इन्हेंसमेंट वो कर रहा होगा। अरे वाह, ये कितनी मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, और इसके बाद मतलब इतने अच्छे पॉजिटिव, हमें ये बेसिक्स नहीं पता होते ना, तो मसाइल बढ़ जाते हैं कम होने के बजाय। तो ये जो है ना बेसिकली ये फैमिली नॉलेज जो होती है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये चाहे डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अटेंडेंट हैं, स्टाफ है, उनको ये फैमिली को चीज़ें गाइड करनी पड़ती हैं। आप फैमिली को चीज़ें जब ये गाइड करेंगे तो फैमिली ऑटोमेटिकली उनके ऊपर काम करेगी और वो पेशेंट की रिकवरी की तरफ जाएंगे। सही। अच्छा, इसके साथ साथ मेडिसिन का भी रोल होता है? मेडिसिन का रोल है, मेडिसिन इंटरनली काम करती हैं और जो फिजियोथेरेपी है वो एक्सटर्नली काम करती है। सही। फिजियोथेरेपी जो है वो हम जो है ना उसको एक्सटर्नल जो मसल की स्ट्रेंथ है उस पर काम कर रहे होते हैं, और जो इंटरनली उसको हील अप कर रही होती है वो मेडिसिन करती है। इनके दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ ना, ये दोनों चीज होता ये है कि बाज़ लोग जो फिजियोथेरेपी के लिए जा रहे होते हैं वो कहते हैं बस अब मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, इससे ठीक हो जाएगा, मेडिसिन के तो अपने साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। ये आम ख्याल लोगों का यही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है, मेडिसिन का भी उतना ही रोल है और साथ साथ फिजियोथेरेपी का भी उतना ही रोल है। अच्छा, पीड्स की अगर बात करें हम, पीरियड्स में देखें कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि पीरियड्स के ऊपर मोस्टली जो है वो बच्चे आ रहे हैं वो सेरेब्रल पैल्सी से आ रहा होता है। ठीक है कि भाई उसको आफ्टर बर्थ जो है ना बच्चा जो होता है उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है कि उसको फिट्स होंगे, यानी कि उसको झटके लगे हैं, बुखार हुआ है, तो उसके बाद जो है ना वो उसके जो है ना वो जो जिस तरीके से बच्चा पहले था फिट से वो वैसे नहीं है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए फिजियोथेरेपी का रोल होता है कि वो बच्चे जो के मसल्स इतने वीक हो जाते हैं उनको स्ट्रेंथ करना, उसको बैक टू नॉर्मल लेके आना, या उस बच्चे को जो है ना अपनी एक्टिविटीज़ पे नॉर्मल लेके आना। यानी कि नॉर्मल बच्चा अगर 1 साल की उम्र में खड़ा हो रहा है तो जो सेरिब्रल पैल्सी है फॉर सपोज वो बच्चा 1 साल की उम्र में खड़ा नहीं हो सकता। डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं वो भी मिलते जुलते होते हैं सेरिब्रल पैल्सी से, लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंस होती हैं। जैसे फिट्स होते हैं वो सेरिब्रल पैल्सी में होते हैं, डिलेड में नहीं होते। डिलेड माइलस्टोन्स का मतलब ये है कि अगर फॉर सपोज मुझे ये कप होल्ड करना है, बच्चा इसको 3 महीने में होल्ड कर रहा है, डिलेड माइलस्टोन का बच्चा 6 महीने 7 महीने में जाके इसको होल्ड करेगा। तो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और जो उनको एक्टिविटीज़ पे वापस लेके आना है ना, ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। ये रिकवर हो जाता है? जी जी, ये इसकी रिकवरी रेट अच्छा है, पीरियड्स का बहुत अच्छा है। अच्छा, क्योंकि बच्चा ज़ाहिर है उस वक्त ग्रोइंग एज में और जल्दी जल्दी पिक कर रहा होता होगा, मेरे ख्याल है बॉडी जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करती होगी चीज़ें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है पेरेंट्स एजुकेशन।
बिल्कुल सही है। पेरेंट्स जितना ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, पेरेंट्स जितना ज़्यादा उस चीज़ को जो है ना कॉप अप कर रहे हैं कि उसकी जो है मुझे जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उसको वापस लेके आना है, तो उसके ऊपर जो है ना पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। देखें, मेरे पास अगर फॉर सपोज 24 घंटे हैं दिन में, पेशेंट 1 घंटे के लिए आए, सही, ठीक है, बच्चा, बाकी 23 घंटे वो अपने पेरेंट्स के साथ है। बिल्कुल सही, ठीक है, तो पेरेंट्स की एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स जितना ज़्यादा उसके ऊपर काम करेंगे, पेरेंट्स पे जितनी वो नॉलेज होगी उसकी ट्रीटमेंट की, पेरेंट्स जो है उसको उतना ज़्यादा जल्दी जो है ना बैक टू नॉर्मल लेके आ सकते हैं। तो आप लोग पेरेंट्स को या फैमिली में जो लोग होते हैं उनको भी साथ साथ उनकी भी काउंसलिंग करते हैं कि हम तो ये करके जा रहे हैं, अब आपने ये करना है? देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन मैं अपना बता रहा हूँ, जी बिल्कुल, और पीरियड्स में हम बच्चों को या अटेंडेंट को साथ में रखते हैं। सही, ठीक है, बच्चों के पेरेंट्स को साथ रखते हैं, खास तौर पे मदर को। ठीक है, ठीक है, तो उससे ये होता है कि जब मदर उनके साथ हैं तो वो उसको जो है ना गाइड करती हैं बच्चे को, या बच्चे को घर पे खुद भी करवा लेती हैं। सही, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में अटेंडेंट को साथ रखने के पीछे रीज़न ये है कि फॉर सपोज जो कुछ घर में एक्टिविटीज़ मैं करने के लिए दे रहा हूँ तो वो अटेंडेंट करवाएगा, ठीक है, क्योंकि दिन में 23 घंटे जब वो अपने अटेंडेंट और घर वालों के साथ हैं तो वो दिन में 3 से 4 दफ़ा अगर वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे ना, सही, और 5वीं दफ़ा मेरी पास आएंगे एक दिन में, तो वो उसका जो है ना आपको ज़्यादा इफेक्टिव रोल मिलेगा। जितनी मल्टीपल रेपिटेशंस हो रही हैं वो उतना ज़्यादा जो है ना वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। इन केस वो दिन में कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ 1 घंटे के लिए मेरे पास आ रहा है, तो वो जो रिकवरी उसकी 1 महीने में होनी है वो उतनी डिले हो जाएगी। सही, फिर यही एक रीज़न होगा मेरे ख्याल है, फैमिली फिर उस तरह से शायद कोऑर्डिनेट नहीं करती होगी, कॉपरेशन के ज़्यादातर मैंने लोगों में सुना है कि नहीं, बहुत स्लो होता है प्रोसेस, लोगों को शायद अवेयरनेस कम है कि कुछ काम हमें भी करना है, बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, आप तो करते हैं मशीन से काम, है ना, हाथों से? देखें, मशीन्स का और फिजियोथेरेपी का रोल जो है, फिजियोथेरेपी एक्चुअल में है कि फिजिकली काम करना है। जी बिल्कुल, ठीक है, उसमें मशीन्स भी इन्वॉल्व हैं, उसमें इलेक्ट्रोथेरेपी भी इन्वॉल्व है, उसमें मैनुअल थेरेपी भी इन्वॉल्व है। सही, ठीक है, इलेक्ट्रोथेरेपी में 10 सीटिंग पैड, मसाज गन्स और कोल्ड पैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें काउंट हो जाती हैं, बट अल्ट्रासाउंड थेरेपी भी। मैनुअल थेरेपी में जो मेरे अपने मैं हाथों से काम कर रहा हूँ, जिसमें मसल के ऊपर जो है मैं मसल रिलीज कर रहा हूँ, फॉर सपोज बोन की स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहा हूँ, कॉन्ट्रेक्चर ब्रेक कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये मेरे मैनुअल थेरेपी में काउंट होंगी। ठीक है, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, ये सारी मैनुअल में आएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद होती है मशीन्स वाला, जिसमें साइकिल आ जाता है, ट्रेडमिल आ जाता है, इलेप्टिक साइकिल आ जाती है, तो ये मल्टीपल मशीन्स होती हैं। तो इनको जो है ये पोस्ट जब आपके मसल स्ट्रेंथनिंग में जाने लगता है तो आप इसको फिर उसके ऊपर लेके जाते हो। सही, डॉक्टर साहब इसको मैं तफसील से पूछूंगी, अभी इस वक्त एक कॉल है। जी, कौन हमारे साथ? अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम। जी, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, गुलशन से। ये डॉक्टर साहब से बात कर रही है? जी बिल्कुल, कीजिए। मेरे जो मसल्स हैं उसमें भी ये तकलीफ हो रही थी, और ये जो अभी आप मशीन की बात कर रहे हैं, मशीन का इस्तेमाल भी किया था। ये बताइए कि जो मशीन चार्ज जो हम करते होते हैं उसमें कोई बाद में जो है मुश्किलात तो नहीं आ जाती है? पेन होता है, तो कोई मुश्किलात तो नहीं आ जाती है? जी डॉक्टर साहब। अच्छा, देखिए, वो कह रहे हैं मशीन्स का मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं छोड़ देता हूँ तो बाद में मुश्किलात तो नहीं आती। साइड इफेक्ट्स हमें यही होता है। देखें, सबसे पहले ये है कि मशीन्स का जो आप आई थिंक सो ये जिम मशीन्स की बात कर रहे हैं, तो जिम मशीन्स में ये है कि साइकिल होती है, ट्रेडमिल होती है, और मल्टीपल मशीन है। तो अगर आपका मसल अच्छी स्ट्रेंथ में आ गया तो आप उस चीज़ को कैरी ऑन करें। सही है, ठीक है, कि ज़्यादा एक्सेसिव लोड पे ना लेके जाएं, उसको एक मॉडरेट लेवल पे रखें जिससे आपकी इंड्योरेंस अच्छी हो। सही, यानी ट्रेनिंग अच्छी होगी मसल की, मसल जितना ट्रेंड होगा आपका उतना ज़्यादा वो अच्छा आपकी बॉडी के ऊपर रोल प्ले करेगा। सही, इन केस के भाई आपने बीच में उसको रोक दिया है, वो उसने पेन नहीं करना, लेकिन वो आपकी फिर वो वाली स्ट्रेंथ नहीं रहेगी जो मशीन्स के दौरान कर रहा था वो। सही, तो ये चीज़ का इसमें जो है ना वो रोल है कि आपने जो है ना अपने मसल को इतना ट्रेन कर देना है, ठीक है, कि वो आपके जो है ना वो एक्टिविटीज़ परफॉर्मेंस में काम आए। सही सही, तो साइड इफेक्ट नहीं है आप ये कह रहे हैं? नहीं, साइड इफेक्ट नहीं। हाँ, आप कोई और उसके साथ कोई और काम कर रहे हैं, फॉर सपोज आप कह रहे हैं कि मुझे फॉर सपोज मुझे अपने जाना हाथों पे काम करना है, तो मैंने हैंड के लिए जाना मशीन्स का काम। सही। अब फॉर सपोज आप ज़्यादातर मैंने जो चीज़ देखी है कि वहाँ पर लोग जो है ना साइकिल गए हाथ की वजह से थे, वहाँ साइकिल भी कर रहे हैं, ट्रेडमिल भी कर रहे हैं, तो वो आप जब उसके ऊपर एक्सेसिव लोड डालेंगे अपनी बॉडी के ऊपर, आपने प्रॉब्लम यहाँ पे था, आप घुटनों का भी कर रहे हैं, उसके अलावा जो है ना आप वॉकिंग वगैरह भी उस पर कर रहे हैं मशीन्स पे, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम्स कॉज करेंगी। ये ज़ाहिर प्रॉपर एक गाइडेंस हो ना, उसके साथ चलें तो मेरा ख्याल है फिर ऐसे मसाइल नहीं आते। होता ये कि
कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गूगल करके और इधर उधर लोगों से पूछ के लोग शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर बड़े बड़े मसाइल हो जाते हैं। हर चीज़ का इलाज जो है वो गूगल में नहीं होता है, डॉक्टर के पास प्रॉपर जाना पड़ता है। बेसिकली गूगल के अंदर जो है ना चीज़ें आधी लिखी हुई हैं, सही, बिल्कुल गूगल कैन ईजिली बी चेंज, मतलब ये है कि वो उसको आप इजीली एडिट कर सकते हैं, बट उसका प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ इस वक्त जो है वो पेशेंट के ऊपर जाना काम करने के, पेशेंट को कितने ज़्यादा आप गाइड कर सकते हैं। सही, जो गाइडेंस लेवल पेशेंट का होगा ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कार्डियो पर भी, इस पर इसका भी क्या रोल है? देखिए कार्डियो का ये होता है प्री एंड पोस्ट सर्जिकल रिहेबिलिटेशन। ठीक है, ठीक है, पेशेंट को अगर फॉर सपोज हार्ट अटैक हुआ है तो पेशेंट को बोला गया है कि आप एंजियोप्लास्टी कराएं, पहले एंजियोग्राफी करवाएं फिर एंजियोप्लास्टी करवाएं। एंजियोग्राफी में पता चलता है कि पेशेंट एंजियोप्लास्टी में जाएगा या कैबेज में जाएगा। कैबेज इज एक्चुअली बाईपास। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको हम अभी आगे लेके चलते हैं। एक कॉलर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से उनकी प्रॉब्लम का जवाब दे देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम, मैं अस्मा बात कर रही हूँ। मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ और मुझे मालूम ये करना है कि जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ उसके या मैं अपने तौर पे कर रही हूँ फिजियोथेरेपी टाइप, तो क्या हार्ट पेशेंट जो है वो कर सकती है? मतलब यानी कि दिल के ऊपर कोई मसाइल तो नहीं, या मुझे किसी से कंसल्ट भी करना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, ये हमारे टॉपिक से ही रिलेटेड इन्होंने सवाल कर लिया जिस पर हम बात कर रहे थे। चलिए देखें, यही चीज़ मैं बता रहा था कि पहले मैं इनका जवाब दे दूं फिर मैं इसके ऊपर आता हूं। पहले इनको जवाब दीजिए। सबसे पहले देखें जी, कार्डियक कंडीशंस में आपको इंड्योरेंस ट्रेनिंग में जाना होता है। सही है। आपके अपने मसल्स को इतना आपने जो है ना ट्रेन करना है कि आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो ना तो आप वो इजीली परफॉर्म कर लें। एथलीट्स जो होते हैं सही, वो इतना ज़्यादा अच्छा कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मसल्स को, खास तौर पे कार्डियक मसल्स को इतनी इंड्योरेंस करवा ली होती है सही, ट्रेनिंग के थ्रू, मल्टीपल ट्रेनिंग के थ्रू, कि वो थकते नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 वो है कि उनका सांस नहीं फूलता। कार्डियक के पेशेंट मोस्टली उनका सांस फूलने लग जाता है। सही सही। तो जब सांस नहीं फूल रहा होता तो उनका इट मीन्स के मसल की स्ट्रेंथ और ट्रेनिंग अच्छी है। सही। सो हमें बेसिकली कार्डियक पेशेंट्स की भी स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस पे काम करना है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, हम मजीद आपसे बात करेंगे। इस वक्त यहाँ वक्त हो गया छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं और वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। और जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कार्डियो पर, कॉलर भी उस हवाले से हमसे सवाल करके उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए मैंने बताया इंड्योरेंस ट्रेनिंग पे काम करते हैं। ठीक है, जब पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो, कार्डियक प्रॉब्लम हो, लेफ्ट साइड हार्ट पेन हो, तो सबसे पहले वो डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि हार्ट पेन है, ये हो सकता है कोई मस्कुलर पेन है, एपिगैस्ट्रिक पेन है। इन केस वो हार्ट पेन होता है तो फिर हम जाते हैं, उसके पहले सबसे पहले जो कार्डियक सर्जन होते हैं वो जाते हैं एंजियोग्राफी पे। सही। उससे वो असेस करते हैं कि आइदर पेशेंट एंजियोप्लास्टी में जाएगा या ओपन हार्ट सर्जरी पे जाएगा। अच्छा सही। ठीक है, एंजियोप्लास्टी हो, ओपन हार्ट सर्जरी हो, या फिर प्लान में ये हो कि ये एंजियोग्राफी में डिसाइड हुआ है कि ये बगैर जो है ना उसके सर्जरी के पेशेंट जो नॉर्मल की तरफ आ सकता है। सही। तो पेशेंट के अंदर जो हमारा मेन रोल होता है बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, वो हम जो उस पे काम करेंगे, नंबर 1 थिंग इज दैट कि हम उसकी इंड्योरेंस ट्रेनिंग पे काम करेंगे। ठीक है, उसके हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, उसके अलावा उसके ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर करेंगे टाइम बाय टाइम। अरे मतलब ये तो चेन हो गई ना, हर चीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है सारी। इंटरकनेक्टेड है, राइट। सो जब उन चीज़ों को हम मॉनिटर करके चलेंगे तो पेशेंट को विद टाइम हम उसको नॉर्मल पे लेके आएंगे। ठीक है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ नॉन सर्जिकल में। सही। अब सर्जिकल में आएंगे, उसमें भी ये चीज़ें हम नोट करेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें फेजेस आ जाते हैं। अच्छा। फेज 1, फेज 2, फेज 3। सही। फेज 1 में हम सबसे पहले जो हॉस्पिटल के अंदर जो उसकी रिहेबिलिटेशन हो रही है, आउट ऑफ बेड मोबिलाइजेशन है, या फिर उसकी जो है नॉर्मल रिस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज हैं, कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइजेज हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर वो कर रहा है जब पोस्ट सर्जरी, तो दैट इज नोन एज फेज 1। वहाँ से जब डिस्चार्ज होगा पेशेंट आएगा आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास कार्डियोपल्मोनरी रिहैब में। सही। तो वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट जो उसको 8 वीक्स का प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल 8 वीक्स का जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। सही, बिल्कुल ठीक। तो उसके अंदर हम पेशेंट को उसकी सारी एक्टिविटीज़ पे नॉर्मल लेके आते हैं, स्लोली प्रोग्रेस करते हैं। सही। जिसमें हम पेशेंट के हार्ट रेट को मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसके एक गोल सेट करते हैं कि पेशेंट को 2 महीने बाद, पेशेंट अगर यहाँ से लेके फॉर सपोज 500 मीटर वॉक कर रहा है तो 2 महीने के बाद पेशेंट जो है हमें वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर वॉक जो है ना विदाउट एनी इशू करके दिखाएगा। अरे वाह, जबरदस्त। ठीक, तो इस तरीके से हम गोल सेट करते हैं। जब गोल सेट हो रहे हैं तो पेशेंट जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ प्रॉपर कर रहा है। फिर हम उसके साथ साथ जो है ना वो
सर्जन के साथ भी कंसल्ट करवा रहे होते हैं पेशेंट को, ताकि वो अपनी जाके जो है ना वो जो उसकी इम्प्रूवमेंट हो रही है तो वो अपने जो है ना कंसल्टेंट के साथ जाके डिस्कस करे, ताकि इन केस उसको कोई मेडिकेशंस में डिफरेंस करना है कि मतलब मेडिकेशंस जो है कम करनी है या मेडिकेशंस वही लेके चलनी है या मेडिकेशन को चेंज करनी है, तो वो भी वो करता रहता है पेशेंट साथ में। और साथ में हम जो है अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, हम उसको नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे, एंड्योरेंस ट्रेनिंग पे लेके जा रहे होते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे लेके जा रहे होते हैं। उसकी जो सांस में प्रॉब्लम हो रहा होता है खासतौर पे ओपन हार्ट सर्जरी के बाद, तो उसके ऊपर रोल प्ले कर रहे होते हैं ताकि उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है ना वो नॉर्मल की तरफ रहे और वो अपनी एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म कर सके। सही। अच्छा, इस ये जो क्योंकि दिल का मामला है ये तो इसमें और जितनी प्रॉब्लम्स अभी हमने डिस्कस की उससे ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है? देखें, जो हार्ट का प्रॉब्लम है ना उसके अंदर गोल सेट होते हैं। सही। ठीक है, फेज़ 1 होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10 डेज़ का होता है। ठीक। फेज़ 2 अप्रॉक्सीमेटली 2 months का होता है। सही। फेज़ 3 जो होता है जिसमें पेशेंट जो है जब हमारे पास से चला जाता है तो उसको हम घर के लिए कुछ चीज़ें दे देते हैं, ठीक है, कि ये आपने घर पे परफॉर्म करनी ही करनी है। सही। तो फेज़ 3 होता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो कार्डियक वाला होता है ये आपको होता तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने तक जो होता है ना ये आपको अपना बहुत अच्छे से लेके चलना होता है, यानी कि सारे अपनी जो काम कर रहे हैं अपनी मेडिकेशन है वो टाइम बाय टाइम आपने उसको जाना मॉनिटर भी करना है और टाइम बाय टाइम अपने कंसल्टेंट से भी जाना है। सही। यानी ऑर्थोपेडिक से या हम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात करें तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें। आप ये उससे ज़्यादा सेंसिटिव भी है कार्डियक का। हाँ, सेंसिटिव तो ऑब्वियसली बिल्कुल है। और बच्चों की अगर हम बात करें तो उसमें भी थोड़ा हल्का हाथ है। सबसे ज़्यादा अगर आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस ऑब्जर्वेशन भी रखनी है और बड़ा प्रॉपर फॉलोअप के साथ चलना है तो वो है कार्डियक, है ना? ऑब्जर्वेशन सब में रखनी है। ठीक है, इसमें देखें सबसे पहले जो है ना वो कार्डियक होता है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा जाना अपना फोकस बहुत क्लियर रखना है। सही। ठीक है, दूसरे नंबर पे पीड्स, अच्छा, न्यूरोलॉजिकल, ऑर्थोपेडिक कंडीशन। देखें सिवियरिटी कहीं पे भी बढ़ सकती है, वो तो जाहिर है, ऑब्वियसली किसी डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। बिल्कुल सही। सही है, लेकिन जो होता है सबसे ज़्यादा होता है ना वो पीड्स और कार्डियक कंडीशंस होती हैं। अच्छा। न्यूरोलॉजिकल हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल में पेशेंट ये होता है कि उसको वीकनेस हो जाती है, हमें उसकी स्ट्रेंथ पे काम करना है। बट कार्डियक कंडीशंस में हमें उसके हार्ट रेट, उसके ऑक्सीजन सैचुरेशन, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करके चलना है। बहुत सारी चीज़ों को लेके चलना। डॉक्टर साहब, आपके पास ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं वो किस एज ग्रुप के आते हैं? मेरे और किन प्रॉब्लम्स के साथ सबसे ज़्यादा आते हैं? मेरे पास ज़्यादातर मस्कुलोस्केलेटल, ठीक है, और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के पेशेंट हैं। सही है। ठीक है, और एज ग्रुप जो मोस्टली आजकल मैं देख रहा हूँ ना जो मस्कुलोस्केलेटल के लिए वो आ रहा है 18 years to 35 years। क्या समझते हैं इसके रीज़न? इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो बैड पोस्चर है, बाइक राइडिंग। ओके, यस, ठीक है। क्योंकि हमारे जो बाइक राइडिंग है उसमें बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। कुछ बाइक्स वगैरह में जो है ना वैसे ही रोड्स बहुत ख़राब हैं, ट्रैफिक जैम की वजह से हम उसको आगे पीछे बाइक को मूव करवाते हैं, तो उस वजह से भी जो है ना वो आपके मसल जो है वहाँ पे कंपनसेट करते हैं। सही। तो दैट्स वाई जो है ना ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं। अच्छा, एक तो आपने बात की कि पोस्चर को अपने बिल्कुल परफेक्ट रखना है, उसकी प्रैक्टिस ज़ाहिर है आप स्लोली ग्रेजुअली घर पे इंसान शुरू करे कि सीधा बैठे, मोबाइल को कहते हैं ऐसे अपने आई लेवल पे रखें, बिल्कुल आई लेवल पर ऐसे ला के रखें, जो कि इंतहाई मुश्किल काम है। अगर प्रैक्टिस में आप इसको लाने की कोशिश करें। दूसरा स्टेप सबसे पहले पोस्चर, ठीक है, एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन बनाएं। थर्डली आप जो है अपने जो बॉडी जो एक्टिविटीज़ हैं अपनी हैं उनको टाइम बाय टाइम परफॉर्म करें। सही है, ठीक है। लोड या वेट वगैरह उठाने हुए उसको प्रॉपर अर्गोनॉमिकली, यानी कि वेट उठाना है तो उसको अर्गोनॉमिकली उठाएं ताकि आप मसल इंजरीज पे या फिर जो है ना बैक के प्रॉब्लम से बच सकें। सही। ठीक है, उसके अलावा अपनी डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक इस पे बहुत अच्छे से काम करें। सही। डॉक्टर साहब, इजाज़त का वक्त हो गया और हम चाहेंगे कि जाते जाते आप एक अच्छा सा मैसेज भी दें और आपसे कहाँ रब्ता किया जाए ये भी ज़रूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपनी डाइट को अच्छा करें, पोस्चर जो है अपना प्रॉपर करें, उसके अलावा अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जो है ना काम करें, वाटर इनटेक अच्छा बनाएं, उसके अलावा अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है ना उसके ऊपर काम करें। और मैं डॉक्टर ईसा फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर अबुल हसन इस्पानी रोड ब्रांच में होता हूँ फ्रॉम 5 PM to 10 PM। तो वहाँ पे इफ़ एनीवन वांट्स टू कम दे आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो वेरी मच। और यहाँ हम अपने नाजरीन से लेंगे इजाज़त। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम भी आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहा होगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।